स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत यह 12वां वीडियो है। जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वह BS एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर क्रमबद्ध रूप से हर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे आपको यह पता चलता है कि किस क्षेत्र से कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया गया था कि बीजक में रचनाएं किसकी संग्रहित हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? कबीरदास। कबीरदास की जो बीजक रचना है, संग्रह है, इसमें साखी, शबद, रामायणी नाम से 3 रचनाएं संग्रहित की गई है। किसने किया था? तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने बीजक में इन रचनाओं को संग्रहित किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है। मैं सुपरफास्ट तरीके से चलूँगा जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सके। अगर आपको किस तरह का वीडियो पसंद है तो उसे का सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो काव्य का तत्व क्या है? तो कल्पना तत्व भी काव्य का तत्व है, भाव तत्व भी काव्य का तत्व है, अलंकार तत्व भी काव्य का तत्व है। लेकिन क्या नहीं है? तो आत्म तत्व यह काव्य का तत्व नहीं है। इस तरह से आपका डी ऑप्शन जिन लोगों ने भी चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 33। मदनाष्टक रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि मदनाष्टक रचना के लेखक कौन है। बताइए कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? रहीम दास जी हैं। कौन हैं? रहीम जी हैं। ठीक है। रहीम का आपसे प्रश्न पूछा जाता है पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 34 बताइए। किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। तो किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। किसको? विद्यापति को कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 35 देखिए। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बउछाए में अलंकार है। आपको इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। सभी लोगों को पता होगा कि इसमें क्या अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, तब बताइए अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन सा भेद है? तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची होता है शिखिन। क्या होता है? शिखिन। मोर का पर्यायवाची केकी भी होता है। मोर का पर्यायवाची वहरी भी होता है। तो क्या नहीं होता है? चातक नहीं होता है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। चातक एक पक्षी का नाम है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 37। हरिऔध द्वारा रचित रुक्मिणी परिणय है। यह किस प्रकार का, इसकी विधा क्या है आपको बताना है। तो हरिऔध द्वारा रचित रुक्मिणी परिणय जो है यह इसकी विधा है नाटक। क्या है? नाटक विधा है। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। आप लोग अपने सही जवाब का काउंट करते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है।
38 बताइए, छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। आपको बताना कि छत्तीसगढ़ी का अधिकांश क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ, छत्तीसगढ़ में इसका अधिकांश क्षेत्र स्थित है। तो जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 39 बताइए, गोरखवाणी का संबंध है। आपको बताना है कि गोरखवाणी का संबंध किससे, किस साहित्य से है। तो बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो गोरखवाणी का संबंध है नाथ साहित्य से है, नाथ साहित्य से। जिन लोगों ने डी ऑप्शन चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 40 बताइए, वंश भास्कर ग्रंथ की रचना है। आपको बताना है कि वंश भास्कर ग्रंथ की रचना क्या है। बताइए कि वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होता है सूर्यमल मिश्रण। क्या होता है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 41 बताइए, निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। तो भाषा द्रविड़, इसमें तमिल भी आता है, कन्नड़ भी आता है और इसके अंतर्गत तेलुगु भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है, कोंकणी नहीं आता है। इसलिए जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया है उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 42 बताइए, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति है। आपको बताना है कि पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे, अमीर खुसरो थे। कौन थे, अमीर खुसरो जी थे। जिन लोगों ने सी ऑप्शन चॉइस किया उनका 1 नंबर सही होता है। प्रश्न नंबर 43 बताइए, निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक वर्णिक छंद नहीं है। तो वर्णिक छंद मतंग यंद भी है, वसंत तिलका भी है, इंद्रवज्रा भी है। तो क्या नहीं है, हरिगीतिका आपका वर्णिक छंद नहीं है। तो यह कौन सा छंद है, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। छंद को भी आपको अच्छे तरह से तैयार किया जाता है क्योंकि छंद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। आपको बताना कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा रस है। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। रस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। विवस्व रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो घृणा या जुगुप्सा होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना क्योंकि रस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 बताइए कि निम्नलिखित युग्मों में से एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो आपको पता होगा कि निमीलित का विलोम क्या होता है, उन्मीलित। क्या होता है, निमीलित का उन्मीलित। समास का विलोम व्यास होता है, समास का विलोम व्यास। और बंधन का विलोम क्या होता है, मोक्ष या मुक्ति होता है। तो इसका रुक्ष का विलोम मृदु नहीं होता, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। जिन लोगों ने ए ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 46, मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो, किस कहानी में तोता यह हर बार दोहराता है। आपको बताना है कि एक तोता रहता है, वह क्या कहता है कि मैं पंडित हूँ तुम बुद्धि हो। किस कहानी का में यह लिया गया है। तो आपका सही जवाब बताइए क्या होगा। तो मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो, यह तोता वसीयत कहानी में बार बार दोहराता है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 47 बताइए,
श्रीमद्भागवत के किस स्कंद में 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना गया? बताइए कि श्रीमद्भागवत के किस स्कंद को 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना गया है? बताइए इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो आपका बी ऑप्शन 10वां स्कंद सही जवाब होगा, यानी 10वां स्कंद में भ्रमर गीत प्रसंग का आधार माना जाता है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 48 बताइए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए पंक्ति किस रचनाकार का अंश है? किस रचना का अंश है? बताइए कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए किस रचना से लिया गया है? तो यह पंक्ति किसका है? तो यह पंक्ति है बिहारी की। किसका है? बिहारी जी का यह पंक्ति है, जिन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। तो उनकी रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। आपसे पूछा जाता है बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो बिहारी की। तो आप जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य को आपको पहचान करना है। युद्ध से भाग आना कायरता, यह तो बिल्कुल सही है। यह विश्व प्रकृति का पालना, यह भी सही है। तुम उसे जाने दिए होते, यह आपका क्या गलत जवाब होता है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यह भी सही जवाब है। तो आपको अशुद्ध शब्द ही छांटना था, तो कौन सा सही जवाब होगा? जिन लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है, क्योंकि यह क्या है? गलत है। प्रश्न नंबर 50 बताइए, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? बताइए कि यह वाक्य किस निबंध से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है जिससे इस पंक्ति को लिया गया कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। माता भूमि पित्रो अहम पृथिव्या। तो डी ऑप्शन जिन लोगों ने चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 51, यथाशक्ति शब्द में समास है। आपको बताना है कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जिस पद में अव्यय की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। अगला बताइए, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किस ने भंवर दूत नाम से काव्य रचना की है? तो भ्रमर गीत, बताइए, प्रसंग के आधार पर भंवर दूत का रचना किसने किया? आधुनिक काल में हुआ भी। भंवर दूत एक रचना सत्यनारायण कविरत्न का भी है। और बताइए, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किस ने भंवर दूत नाम से रचना की है? तो आपका सही जवाब होता है ऋषिकेश चतुर्वेदी। आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर भंवर दूत नाम से काव्य रचना किया है। किसने? ऋषिकेश चतुर्वेदी। जिन लोगों ने डी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 53 बताइए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियत। इस काव्य में आपको बताना है कि कवि ने प्रस्तुत किए हैं। बताइए कि इसमें कवि ने कौन सा भाव प्रस्तुत किए हैं? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका यह सही जवाब होता है अनुभाव। क्या है? अनुभाव सही जवाब होता है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। आपसे पूछा जाता है अंग के कितने रस होते हैं? बताइए अंग के कितने रस होते हैं? अंग के 4 रस होते हैं। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और चौथा क्या होता है? संचारी भाव। क्या होता है? संचारी भाव होता है। प्रश्न नंबर 54 बताइए, आपको एक कूट दिया गया जिस कूट के माध्यम से रचना एवं रचनाकार को सुमेलित करना है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा?
वैदेही वनवास। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि वैदेही वनवास अर्योद की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंसू किसका रचना है? तो आंसू प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। गंगा अवतरण किसकी रचना है? तो रत्नाकर का गंगा अवतरण रचना है। इस तरह से ऑप्शन 1 का चौथा सही होता है। देखिए किसमें है 1 का चौथा। देखिए 1 का 4 यानी डी का 4 कौन है? 4 1 में चौथा सही है। बी में क्या है? तीसरा सही है। सी में दूसरा सही है और डी में पहला सही। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही जवाब होता है। चलिए अगला होता है प्रश्न नंबर 55। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पिल्ला शब्द है। आपको बताना है कि पिल्ला किस प्रकार का शब्द है। देशज है कि हिंदीतर है कि तद्भव है या विदेशी है। तो पिल्ला जो शब्द है वह हिंदीतर शब्द है। क्या है? हिंदीतर शब्द है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन का चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 26 बताइए हाथों हाथ लेना का अर्थ है। बताइए कि हाथों हाथ लेना का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। हाथों हाथ लेना का सही जवाब होगा प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना। क्या होता है? प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना। यथार्थ हाथों हाथ लेना अर्थ होता है। अगला बताइए संस्कृत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए इसमें पूछा गया सह विद्यालय पठति। वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति। आपको क्या बताना? विभक्ति बताना। आपको शब्द रूप धातु रूप विभक्ति को अच्छे तरह से तैयार करना है, जहाँ से 4-5 नंबर आते ही हैं। स विद्यालय पठति में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें पंचमी विभक्ति है। विद्यालय में कौन सा विभक्ति है? तो विद्यालय में पंचमी विभक्ति है। अगला बताइए जो शब्द संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए संज्ञा के बदले जो स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 59 बताइए। कलगी बाजरे की रचना के लेखक हैं। आपको बताना है कि कलगी बाजरे की रचना के लेखक कौन है। बताइए इसके लेखक कौन है? कलगी बाजरे क्या है? अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय जी इसके लेखक माने जाते हैं। कलगी बाजरे की रचना है जिसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। डी ऑप्शन जिन्होंने चॉइस किया उनका सही जवाब होता है। अगला बताइए निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। बताइए कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। जिन्होंने डी ऑप्शन का चॉइस किया है उनका सही जवाब होता है। निराला को मुक्तक छंद का प्रणेता भी माना जाता है। आपको इसे भी ध्यान में रखना है। 61 बताइए अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जैन कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो हैं पुष्पदंत। कौन है? पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय कब माना जाता है? तो 10वीं शताब्दी में से माना जाता है। प्रश्न नंबर 62 बताइए हमीर रासो के कवि हैं। हमीर रासो एक रचना है, इसके कवि कौन है आपको बताना है। हमीर रासो के कवि सारंगधर हैं। कौन है? सारंगधर हैं। ए ऑप्शन का जिन्होंने चुनाव किया उनका सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 63 बताइए। यह आपके लिए दिया जाता है चैलेंज प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए कि जयमयंक जस चंद्रिका काव्य के रचनाकार हैं। आपको बताना कि जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इस तरह से 31 प्रश्न का सही होता है। 31 प्रश्नों को आज सॉल्व किया गया। आपको बताना कि 31 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपका सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप इसी तरह से
प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं तो हमारे BS एजुकेशन हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हर एक वीडियो का आपको समय से मिल सके। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।